हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार। और आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का है। और वो टॉपिक है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कुछ जो ट्रेंड्स है, चाहे वो एटॉमिक रेडियस का बात किया जाए, आयोनाइजेशन एनर्जी का बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का बात किया जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात किया जाए, इन सब का वेरिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट का यूज करते हैं। तो आओ हम लोग समझते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। तो देखो, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब वो इसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट के नाम से भी बुलाते हैं। इसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट के नाम से भी बुलाते हैं। चलो, तो अब समझा जाए ये स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एटम का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अभी तक हम लोग को इतना पता होगा कि एटम में होता क्या क्या है। ठीक है, एटम का अगर हम बात करें तो एटम के सेंटर पोजीशन पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। बात समझ आ गया? ठीक है, जैसे अगर हम इसका बात करें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये इनर सेल होगा। अंदर वाला जो ऑर्बिट होगा उसको हम लोग इनर सेल बोल रहे हैं। वही जो बाहर में है उसको हम लोग आउटर सेल बोल सकते हैं, है ना। अब इन सेल में क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग यहां पे इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। ये इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन होगा और आउटर सेल में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हम लोग स्क्रीनिंग में मेनली बात करते हैं आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बारे में। अगर ये आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो इसमें दो फोर्स काम कर रहा होगा। और वो दो फोर्स क्या क्या होगा? एक, ये इनर सेल का इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा। और दूसरा क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो पहला पॉइंट यहां से हम लोग का क्या निकल रहा है कि जो इनर सेल का आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है उस पर दो फोर्स काम कर रहा है। और वो दो फोर्स क्या क्या है? एक, रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन एंड अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस। तो यही पॉइंट हम यहां पे लिख रहे हैं। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस टू टाइप ऑफ फोर्स। और वो दो टाइप का फोर्स क्या क्या हम बताए बाबू? पहला, रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन। और दूसरा हमने क्या बताया? अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस, अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस। बात समझ आ गया? ठीक है, तो जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है उसमें ये दो फोर्स काम कर रहा है, एक रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन और दूसरा अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस। अब देखो, इस इनर इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के वजह से न्यूक्लियस का कंप्लीट फोर्स आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे एक्ट नहीं कर पाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं? ड्यू टू रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट फोर्स ऑफ न्यूक्लियस डज नॉट एक्ट ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम यही लिख रहे हैं, ड्यू टू रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन बाय इनर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फोर्स ऑफ न्यूक्लियस does not act on valence cell electron, ठीक है। तो ये जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन है ना, इनका रिपल्सन के वजह से जो न्यूक्लियस का फोर्स एक्ट करना चाहिए आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे, वो कंप्लीट नहीं एक्ट कर पाता है। अगर इस बात को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसके हेल्प से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि न्यूक्लियस का कंप्लीट फोर्स आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे क्यों नहीं एक्ट कर पा रहा है।
इसको आराम से हम लोग फील भी कर सकते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आप जिस भी शहर में रहते हो, ठीक है, उस पे क्या है कि कोई बड़ा सा ग्राउंड है और उसमें कोई फिल्म स्टार आने वाला है, ठीक है। अब यहां पे वो फिल्म स्टार का स्टेज बनाया गया है, यहां पे वो स्टार है, ठीक है। अब आप लोग को भी देखने का मन किया होगा, ठीक है। और मान लो आप कहीं पे क्लास व्लास जाते हो, ठीक है, वो क्लास छुट्टी होने वाला था 3:30 बजे और वो स्टार आने वाला था 4 बजे। आप लोगों ने सोचा कि हम लोग आराम से पहले क्लास कर लेते हैं, 3:30 बजे छुट्टी होगा, उसके बाद चले जाएंगे और आराम से फिल्म स्टार भी देख लेंगे और क्लास भी अटेंड कर लेंगे। मगर हुआ क्या, उस दिन आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास लगा दिया गया और आपका छुट्टी हुआ 4:30 बजे। अगर 4:30 बजे छुट्टी हुआ, वो स्टार तो 4 बजे आ चुका होगा। अब अगर आ चुका होगा तो उसके चारों तरफ, उसके स्टेज के पास में पूरा तो आदमी लोग का भीड़ लग गया होगा। तो यहां पे मान लो पूरा यहां पे आदमी लोग का भीड़ लग गया, यहां पे पूरा भीड़ लग चुका है और आप पहुंचे हो यहां पे। अब एक बात बताओ, आप पे कितना तरह का फोर्स एक्ट कर रहा होगा? सोचो, ये फिल्म स्टार आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये भीड़ आपको उस फिल्म स्टार के तरफ जाने नहीं दे रहा होगा। सोचो, अगर ये भीड़ नहीं होता तो ये फिल्म स्टार का कंप्लीट अटेंशन आप पे होता। ये भीड़ के वजह से ही, ठीक है, जितना अटेंशन आप पे लगना चाहिए उतना अटेंशन आप पे नहीं लग पा रहा है। अब इसी बात को न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस करते हैं। फिल्म स्टार है आपका न्यूक्लियस और ये अंदर के जो लोग खड़े हैं ये है आपका इनर इलेक्ट्रॉन। बात समझ आ गया, ठीक है। अब यही इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको बार बार रिपेल कर रहा है और ये जो फिल्म स्टार है मतलब न्यूक्लियस आपको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये भीड़ के वजह से कंप्लीट फोर्स आप पे एक्ट नहीं कर पा रहा है। सेम यही एटम में भी होता है। ये जो न्यूक्लियस है ये चाह रहा है कि आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करे, मगर इनर सेल का इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो बार बार आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दे रहा है। यही वजह से जो न्यूक्लियस है उसका कंप्लीट फोर्स आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पे एक्ट नहीं कर पाता है। बात समझ आ गया, ठीक है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो बेसिकली आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से प्रोटेक्ट कर दे रहा है या फिर शील्ड कर रहा है। ये बात बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं? जो न्यूक्लियस सॉरी इनर इलेक्ट्रॉन है वही ना न्यूक्लियस का चार्ज को एक्ट करने नहीं दे रहा बाहर वाला सेल पे। इसका मतलब हम यहां पे क्या बोल सकते हैं कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस का कंप्लीट चार्ज को आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे एक्ट नहीं करने दे रहा है, वो बेसिकली उसको सील्ड कर दे रहा है। इसी फेनोमेना को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर सील्डिंग इफेक्ट के नाम से बुलाते हैं। अगर हमको यहां से बताना हो स्क्रीनिंग या फिर सील्डिंग इफेक्ट क्या है तो हम क्या बोल सकते हैं, जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चार्ज से सील्ड कर रहा है या फिर प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी सील्डिंग का फेनोमेना को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर सील्डिंग इफेक्ट को। तो मेरा जो अगला पॉइंट है वो यही होने वाला है। तो हम क्या बोल सकते हैं? सो वी कैन से दैट inner cell electron basically seals the outer cell electron from charge of nucleus, ठीक है। दिस फेनोमेना ऑफ सील्डिंग is known as screening effect और सील्डिंग इफेक्ट। ये जो फेनोमेना है स्क्रीनिंग का, इसी को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट ये जो फेनोमेना है प्रोटेक्शन का, इसी को हम लोग सील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से बुलाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी का हम बात करने वाले हैं
वो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आओ हम लोग समझते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो समझा जाए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब हम तुम लोग को स्क्रीनिंग बता रहे तो उस समय हम क्या बोले, इनर सेल का इलेक्ट्रॉन के वजह से आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कंप्लीट फोर्स एक्ट नहीं कर पाता है। हम ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस का कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर पाता है, कंप्लीट एक्ट नहीं कर पाता है, इसका मतलब हो ना हो थोड़ा बहुत फोर्स तो एक्ट करता ही होगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग के बाद में जो भी फोर्स आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करता है न्यूक्लियस का, उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से बुलाते हैं। भले वर्ड में चार्ज है मगर एक्चुअली में ये क्या है, फोर्स है। और कौन सा फोर्स है, न्यूक्लियस के द्वारा लगाया जाने वाला आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग के बाद जो भी फोर्स होगा उसी को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव के नाम से बुलाते हैं। बात समझ आ गया। ठीक है, हम क्या बोले, हम ये बोल रहे हैं कि स्क्रीनिंग के बाद में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो भी फोर्स एक्ट करता है, न्यूक्लियस का जो भी फोर्स एक्ट करेगा उसी फोर्स को हम लोग किस नाम से बुलाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट यही बन रहा है। ठीक है, द नेट फोर्स which act on वैलेंस सेल यानी आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं। जो आउटर मोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी के लिए ये वैलेंस वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, द नेट फोर्स विच एक्ट ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन आफ्टर considering screening by inner electron is known as effective nuclear charge। बात समझ आ गया। तो स्क्रीनिंग के बाद में न्यूक्लियस का जो भी फोर्स एक्ट करेगा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे, उसी फोर्स को हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट हमको आपको 2 पॉइंट बताना है। वो 2 पॉइंट बताने के लिए वापस से हम लोग उसी एग्जांपल पे चलते हैं जिसके हेल्प से स्क्रीनिंग इफेक्ट समझे थे। हाँ, वही अपना स्टार वाला एग्जांपल। बात समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे, अब एक बात सोचो कि यहां पे फिल्म स्टार है, आपका हाइट 6 फीट है और जो भी भीड़ है उसका हाइट 4 फीट है। तो एक बात बताओ, उस केस में आपका अटेंशन, ठीक है, फिल्म स्टार का अटेंशन आप पे ज्यादा होगा या कम होगा। आप सोचो ना, भीड़ का हाइट 4 फीट बहुत बड़ा बोल दिया, मान लो छोटा छोटा बच्चा पड़ा हुआ है नर्सरी क्लास का, 3-3 फीट का बच्चा है और आप एकदम 6 फीट का हट्टा कट्टा पहुंच गए हो वहां पे उसको देखने के लिए। तो एक बात बताओ, उस केस में वो फिल्म स्टार आपको डायरेक्टली देख सकता है कि नहीं देख सकता है? ऑब्वियसली देख सकता है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर अंदर वाले लोग कमजोर हुए तो मेरे में फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम ये बात आराम से बोल सकते हैं कि अगर इनर सेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छा से सील्ड नहीं करेगा, मतलब बाहर वाला सेल पे फोर्स बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इनर इलेक्ट्रॉन अगर पुअर सील्डिंग लगाए, ठीक है, तो बाहर वाला सेल में फोर्स बढ़ जाएगा। अब कौन इलेक्ट्रॉन पुअर सील्डिंग लगाएगा और कौन इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव सील्डिंग लगाएगा, इसके बारे में बस अभी हम लोग कुछ देर में बात करेंगे। अभी जो बात हम बता रहे हैं आप उस पर कंसंट्रेट करो। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर इनर सेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो पुअर सील्डिंग लगाए, मतलब कमजोर इलेक्ट्रॉन हो, तो उस केस में बाहर वाला सेल में फोर्स बढ़ जाएगा, यानी जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। अब इसी को उल्टा कर देते हैं, आपका हाइट 3 फीट ले लेते हैं और यहां पे जितने भी लोग हैं उनके एवरेज हाइट 6 फीट ले लेते हैं। तो उस केस में क्या फिल्म स्टार का अटेंशन आप पे आ पाएगा? ऑब्वियसली नहीं आ पाएगा। इसका मतलब अगर अंदर सेल का इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग हुआ तो सील्डिंग जो होगा वो भी इफेक्टिव होगा और जेड इफेक्टिव क्या करेगा, घट जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इनर सेल का इलेक्ट्रॉन पुअर सील्डिंग लगाए,
ठीक है, तो उस केस में बाहर वाला सेल में Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। और अगर अंदर सेल का इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव स्क्रीनिंग लगाए तो बाहर वाला सेल में फोर्स क्या कर जाएगा, घट जाएगा। ये पॉइंट जरूर याद रखना, ठीक है। एकदम पुअर स्क्रीनिंग मतलब Z इफेक्टिव ज्यादा, और इफेक्टिव स्क्रीनिंग मतलब Z इफेक्टिव क्या होगा, कम। और Z इफेक्टिव मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का आउटर सेल पे स्क्रीनिंग के बाद में लगने वाला फोर्स। बोल बात समझ में आता है, ठीक है। तो यही दो पॉइंट अभी हम लोग लिखने वाले हैं। इफ स्क्रीनिंग provided by poor electron, if screening provided by poor electron is effective, if screening provided by, सॉरी उल्टा, पुअर इलेक्ट्रॉन क्यों लिख रहे हैं, इफ स्क्रीनिंग प्रोवाइडेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन इज पुअर, पुअर कहने का मतलब कमजोर स्क्रीनिंग बोला जा सकता है, देन Z इफेक्टिव ऑन वैलेंस सेल increases। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ स्क्रीनिंग प्रोवाइडेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन इज इफेक्टिव, देन Z इफेक्टिव ऑन वैलेंस सेल यहां इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर ही लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, ठीक है। इसका मतलब हम लोग यहां से क्या बात बोल सकते हैं कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अंदर सेल का इलेक्ट्रॉन कैसा स्क्रीनिंग लगा रहा है। अगर स्क्रीनिंग पुअर हुआ तो Z इफेक्टिव ज्यादा, और स्क्रीनिंग इफेक्टिव हुआ तो Z इफेक्टिव क्या होगा, कम। अब एक बात बताओ, इस बेसिस पे एक बात ये हम बोल सकते हैं कि जो स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव होगा, ठीक है। या फिर तुम बोल सकते हो Z इफेक्टिव जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग होगा, मतलब अगर स्क्रीनिंग ज्यादा तो Z इफेक्टिव क्या होगा, कम। और अगर स्क्रीनिंग कम होगा तो Z इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा। अब सवाल यह है कि सर इतना बात तो बता दिए, अब हम लोग को पता चलेगा कैसे कि कौन इलेक्ट्रॉन पुअर स्क्रीनिंग लगाएगा और कौन इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव स्क्रीनिंग लगाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो स्क्रीनिंग पावर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में प्रेजेंट है, ठीक है। हम क्या बोले, बड़ा आराम से बात को सुनो, हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो स्क्रीनिंग पावर होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना यही है कि स्क्रीनिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन depends, screening power of electron depends on the subcell of electron sorry स्क्रीनिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डिपेंड करता है कि वो कौन से सबसेल में प्रेजेंट है, ठीक है। और सबसेल का जो स्क्रीनिंग पावर है ना वो डिपेंड करता है कि वो न्यूक्लियस के कितने करीब प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग पावर उसके सबसेल पर डिपेंड करता है, और सबसेल का स्क्रीनिंग पावर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो न्यूक्लियस के कितना क्लोज प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के जितना ज्यादा क्लोज होगा उसका स्क्रीनिंग पावर भी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग पावर उसके सबसेल पे डिपेंड करेगा, और सबसेल का स्क्रीनिंग पावर ये बात पे डिपेंड करता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो सबसेल है वो न्यूक्लियस से कितने दूरी पे प्रेजेंट है। न्यूक्लियस से वो जितना पास होगा उसका स्क्रीनिंग पावर भी उतना ही ज्यादा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्क्रीनिंग पावर ऑफ सबसेल जो है
स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग पावर ऑफ सबसेल, पावर ऑफ सबसेल। ठीक है, स्क्रीनिंग पावर ऑफ सबसेल डिपेंड्स on the fact that, या फिर डिपेंड्स अपॉन the distance, depends upon the distance from nucleus। बात समझ आ गई? ठीक है। और जो सबसेल का स्क्रीनिंग पावर होता है, जो सबसेल का स्क्रीनिंग पावर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। सबसेल का जो स्क्रीनिंग पावर है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या है, सबसेल जितना कम न्यूक्लियस, ये फिर ये बोल सकते हैं स्क्रीनिंग पावर ऑफ सबसेल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बोलो, ये ज्यादा सुटेबल होगा, और नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो सबसेल का स्क्रीनिंग पावर है वो न्यूक्लियस के डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब क्या है बाबू, अगर डिस्टेंस कम होगा तो सबसेल का स्क्रीनिंग पावर भी क्या होगा, ज्यादा, और अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो स्क्रीनिंग पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम। अब अगर हम सबसेल का बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को यह पढ़ाया गया था कि सबसेल 4 तरह का था, एक एस, दूसरा पी, तीसरा डी, और चौथा क्या है, एफ सबसेल। अगर इनका हम लोग डिस्टेंस का ऑर्डर का बात करें तो न्यूक्लियस के सबसे करीब लाई करता है एस सबसेल, उसके बाद लाई करता है पी सबसेल, उसके बाद लाई करता है डी सबसेल, उसके बाद लाई करता है तुम्हारा एफ सबसेल। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस का बात करें, ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सबसेल फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इसका ऑर्डर क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर होगा सबसे करीब होगा एस, फिर होगा पी, फिर होगा डी, फिर होगा तुम्हारा एफ। बात समझ आ गया? ठीक है, मतलब एस सबसेल न्यूक्लियस के सबसे करीब होगा और एफ सबसेल न्यूक्लियस के सबसे दूर होगा। आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो ऑर्डर लिखे हैं वो हम लिखे हैं डिस्टेंस का, अभी हम स्क्रीनिंग पावर का बात नहीं किए हैं। अब हम यहां पे स्क्रीनिंग पावर और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन बताए थे, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुमको स्क्रीनिंग पावर का ऑर्डर मिल जाएगा। एक बार देखो तो क्या बोल रहे हैं, स्क्रीनिंग पावर जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब डिस्टेंस कम तो स्क्रीनिंग पावर भी क्या होगा, ज्यादा। सबसे कम डिस्टेंस या फिर न्यूक्लियस के सबसे करीब कौन है, तो एस सबसेल, यानी एस सबसेल का स्क्रीनिंग पावर क्या होगा, सबसे ज्यादा। उसके बाद किसका होगा, पी सबसेल, फिर किसका होगा, डी सबसेल, फिर किसका होगा, एफ सबसेल। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में ये पॉइंट को लिख रहे हैं, अगर हम ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग पावर का बात करें, ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग पावर ऑफ सबसेल, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग पावर अपना किसका होगा, एस भाई साहब का, फिर होगा पी का, फिर होगा डी का, फिर होगा किसका, एफ का। गुड, ये बात समझ में आता है? ठीक है, तो स्क्रीनिंग पावर जो है वो सबसे ज्यादा होगा एस का, फिर होगा पी, फिर डी, फिर क्या होगा, एफ। यानी अगर इनर इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में प्रेजेंट है तो वो 6 फीट वाला आदमी के जैसा बिहेव करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग लगाएगा और बाहर में जेड इफेक्टिव क्या करेगा, घट जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में प्रेजेंट है, इनर इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, अगर इनर इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में प्रेजेंट है तो आउटर सेल वो पुअर स्क्रीनिंग लगाएगा और आउटर सेल पे जेड इफेक्टिव क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट तुम्हारा क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, इसको करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे मान लो ये मेरा छोटू सा न्यूक्लियस है, ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर सेल इलेक्ट्रॉन है। सपोज दैट मान लेते हैं ये एफ सबसेल है और ये एस सबसेल। ठीक, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। यहां पे इलेक्ट्रॉन है,
यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी इलेक्ट्रॉन है। अपने को पता है इस इलेक्ट्रॉन पे जो भी फोर्स लगेगा उसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं और इसका फोर्स को जेड इफेक्टिव 1 बोल रहे हैं। ठीक है, एक और हम एटम ड्रॉ कर लेते हैं बाबू। ठीक, ये बीच में अपना न्यूक्लियस, ये इनर सेल और ये आउटर सेल। फिर से वही काम हम लोग कर लेते हैं कि इनर सेल पे इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। ये क्या हो रहा है, इनर सेल पे इलेक्ट्रॉन रखते हैं और आउटर सेल पे भी हम लोग क्या रख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इस पे भी वही सेम कहानी होगा। इसको मान लेते हैं एस है और ये मान लेते हैं तुम्हारा पी सब सेल है। ठीक, इस पे जो तुम्हारा फोर्स लग रहा होगा इसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, इसका जो फोर्स लग रहा होगा उसको भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे और इसको जेड इफेक्टिव 2 बोल दे रहे हैं। सिंपल साधारण सा मेरा छोटा सा ये क्वेश्चन है कि जेड इफेक्टिव 1 और जेड इफेक्टिव 2 में कौन ज्यादा होगा। तो अभी हम कुछ देर पहले तुम लोग को क्या बताए, जेड इफेक्टिव इस बात पर डिपेंड करता है कि स्क्रीनिंग कैसा हो रहा है और स्क्रीनिंग इस बात पर डिपेंड करता है कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में प्रेजेंट है। एस सबसेल में है तो पावरफुल स्क्रीनिंग लगाएगा, ठीक है, और एफ सबसेल में है तो पुअर स्क्रीनिंग लगाएगा। स्क्रीनिंग पावरफुल होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम, और स्क्रीनिंग पुअर होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज्यादा। अब देख यहाँ पे इनर इलेक्ट्रॉन कौन सा सबसेल में प्रेजेंट है, एफ, यानी ये किस तरह का स्क्रीनिंग लगाएगा, पुअर स्क्रीनिंग। पुअर स्क्रीनिंग के कारण बाहर वाला सेल में जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। यहां पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है, एस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो है वो किस तरह का स्क्रीनिंग लगाएगा, इफेक्टिव स्क्रीनिंग, जिसके कारण बाहर वाला सेल पे जो जेड इफेक्टिव होगा वो क्या करेगा, घट जाएगा। यानी अगर हम इसका ऑर्डर का बात करें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव 1 बड़ा होगा और जेड इफेक्टिव 2 जो है वो क्या होगा, छोटा। बोलो बात समझ आ गया, ठीक है। कैसे किए, बात समझ में आ रहा है ना। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो कैसा स्क्रीनिंग लगा रहा है। स्क्रीनिंग अगर पुअर लगाएगा तो भैया जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, ठीक है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्टिव होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम, क्योंकि न्यूक्लियस उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और उस अट्रैक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए इनर इलेक्ट्रॉन है। प्रोटेक्ट करने वाला इलेक्ट्रॉन कमजोर हुआ मतलब इसका अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा, अट्रैक्शन डोमिनेट किया मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा, ठीक है। और अगर प्रोटेक्शन करने वाला इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग हो गया, ठीक है, तो अच्छा से प्रोटेक्ट करेगा, तो न्यूक्लियस जो है वो उस पर अपना कंप्लीट फोर्स या फिर डोमिनेटिंग फोर्स बोल सकते हैं वो नहीं लगा पाएगा, थोड़ा कम फोर्स लगाएगा यानी जेड इफेक्टिव जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोल बात समझ में आता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग एक छोटा सा बात कर लेते हैं जो कि है कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। भैया ये जेड इफेक्टिव हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शॉर्ट फॉर्म में ही लिख लेते हैं ना, जेड इफेक्टिव। आप लोग को इतना पता चल चुका होगा कि जेड इफेक्टिव हम लोग कहते हैं किसको है। जेड इफेक्टिव किसको कहा जाता है बाबू, तो जेड इफेक्टिव बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक रूल यूज करते हैं जिसको स्लेटर्स रूल बोला जाता है। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग स्लेटर्स रूल। बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये स्लेटर्स रूल होता क्या है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, जेड माइनस सिग्मा। अब सवाल ये है भैया जेड किसको बोलते हैं, तो जेड यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है अपना एटॉमिक नंबर को, प्यारा सा एटॉमिक नंबर, और ये जो सिग्मा है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लेटर्स कांस्टेंट। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लेटर्स कांस्टेंट। बोलिए यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, फिर आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। हम आप लोगों को बताएं कि स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे दो तरह का फोर्स एक्ट कर रहा है, एक इनर इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल कर रहा है और न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। वही रिपल्सन के वजह से जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कंप्लीट फोर्स एक्ट नहीं कर पाता था। तो हम लोग बोल दिए कि उस इनर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस का चार्ज को आउटर इलेक्ट्रॉन पे एक्ट होने नहीं दे रहा है,
ठीक है। तो बेसिकली वो एक सील्ड के जैसा काम कर दे रहा है, और वही सील्ड के वजह से इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कंप्लीट फोर्स एक्ट नहीं कर पा रहा था। इसी स्क्रीनिंग या फिर सील्डिंग का फेनोमेना को हम लोग क्या नाम दे दिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसके बाद हम आप लोग को बताया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। तो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है, आफ्टर कंसीडरिंग स्क्रीनिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन, मतलब स्क्रीनिंग कंसीडर करने के बाद में जो भी फोर्स एक्ट करेगा उसी को हम लोग किस नाम से बुला रहे थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से। अगर अंदर सेल का इलेक्ट्रॉन अच्छा से स्क्रीनिंग नहीं लगा रहा है, यानी पुअर स्क्रीनिंग लगाएगा, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, और अच्छा से स्क्रीनिंग लगाएगा यानी इफेक्टिव स्क्रीनिंग अगर लगा रहा है तो जेड इफेक्टिव कम होगा। स्क्रीनिंग इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में प्रेजेंट है इस बात पे इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग पावर डिपेंड करता है, और सबसेल का स्क्रीनिंग पावर इस बात पे डिपेंड करता है कि वो न्यूक्लियस से कितने क्लोज डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। मतलब सबसेल का स्क्रीनिंग पावर और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस अगर हम बात करें, दोनों के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा। हम लोग को पता है कि न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है एस सबसेल, यानी उसका स्क्रीनिंग पावर सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा पी, फिर होगा डी, फिर होगा एफ। ठीक है, इसके बाद हम आप लोग को बताएं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए एक रूल यूज किया जाता है जिसको स्लेटर्स रूल बोलते हैं, और इसमें एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर, और सिग्मा यहां पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लेटर्स कांस्टेंट। होप आप लोग को यहां तक सारा बात समझ में आ गया होगा। लेक्चर को अच्छे से देखिए, एक बार रिवाइज करिए, उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में स्लेटर्स रूल के हेल्प से किस तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।